नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने मैं ऑन स्क्रीन उपस्थित हो पाया हूं क्योंकि कुछ कारणों से मैं व्यस्त था। मैं पहले समस्तीपुर में रह रहा था, लेकिन बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद मेरी नियुक्ति दरभंगा में हो गई, इसलिए मैं दरभंगा में आ गया और इसलिए कुछ अव्यवस्था के कारण मैं काफ़ी व्यस्त था, इसलिए मैं ऑन स्क्रीन वीडियो नहीं बना पा रहा था। इधर विगत कुछ दिनों से मैं PDF के द्वारा कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि PDF से बेहतर इफ़ेक्टिव वे में ऑन स्क्रीन हम किसी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए मैं अब ऑन स्क्रीन बहुत सारी बातों को रखने का प्रयास करूंगा, नए नए टॉपिक आपके सामने मिलाता रहूँगा। तो इसी कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूँ 7 ड्यूटीज़ ऑफ टीचर। क्योंकि टीचर की ड्यूटी कितनी रिस्पॉन्सिबल वाला है, आप यदि शिक्षक हैं तो आप समझ सकते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आप समझ सकते हैं, और यदि आप गार्जियन हैं तो भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही चिंतन मंथन के फलस्वरूप मैंने 7 बातें आपके सामने में लाया हूं। यदि आप शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है, यदि आप विद्यार्थी हैं या यदि आप गार्जियन हैं तो भी यह वीडियो काफ़ी काम का आपके लिए होने वाला है। तो गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और यदि आप शिक्षक हैं तो अपने जीवन में इन 7 बातों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक प्रभावशाली शिक्षक निश्चित रूप से बन सकते हैं। तो आइए मैं बात करने वाला हूं 7 ड्यूटीज़ ऑफ टीचर के बारे में। तो सबसे पहला जो ड्यूटी है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इनहैंस क्वालिटी रिगार्डिंग सब्जेक्ट। आप जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय पर आपका कमांड होना चाहिए। यह सबसे पहला ड्यूटी, एक सबसे पहला कर्तव्य होता है। यह पहला न्याय है आपको अपने पद के प्रति कि जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपकी नियुक्ति हुई है उस विषय वस्तु में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि यदि जहाँ कहीं भी, यदि आप क्लास में हो, सड़क पे हो, घर में हो, और यदि इस विषय वस्तु से संबंधित कोई बात होती है तो आप उसमें अपनी डेप्थनेस को दिखा सके। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहैंस क्वालिटी रिगार्डिंग सब्जेक्ट। मतलब इनहैंस का मतलब है कि मैं दिन ब दिन, प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो उन सब्जेक्ट में जो नए नए बदलाव होते हैं उसको भी बढ़ाने का प्रयास करना है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने 2 नंबर में दिया है कि अप टू डेट फिजिकली एंड मेंटली। अप टू डेट मतलब बिल्कुल जो फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है। अप टू डेट, अद्यतन, अपने आप को अप टू डेट रखना, अद्यतन रखना। यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है फिजिकली, क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो समाज के लोग, क्लास के बच्चे या क्लास के स्कूल के जो लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमें देखते हैं। तो खास करके जो विद्यार्थी है, हमारा जो फिजिकली हम क्या पहने हैं, हमारा क्या ड्रेसिंग सेंस है, हमारा क्या चलने का तरीका है, हमारा क्या बोलने का तरीका है, ये सारा प्रभावशाली होता है और यह प्रभावित करता है। तो फिजिकली हमारा जो गेटिंग, क्योंकि शिक्षक, जैसे ही शिक्षक की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि एक टीचर जो साइकिल से आ रहे हैं, एक झोला है, एक पुराना सा चप्पल पहने हुए हैं। तो ये जो मेंटलिटी हमारे दिमाग में जो बिठा दिया गया है शिक्षक के प्रति, इस मेंटलिटी को तोड़ना है। क्योंकि यदि हम अप टू डेट रहेंगे तभी सामने वाले को व्यवस्थित रूप से, प्रभावशाली रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। इसीलिए यह फिजिकली, और यहाँ पर मैंने मेंटली दिया है। मेंटली अप टू डेट का मतलब वही हो गया कि दिन प्रतिदिन दुनिया में, समाज में कुछ न कुछ बदल रहा है, कुछ नया चीज़ आ रहा है। तो जब तक हम अप टू डेट नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चे को कैसे अप टू डेट कर सकते हैं। इसीलिए जो भी बदलाव आ रहा है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह हमें जानना चाहिए। यदि हम जानेंगे, हम बच्चों को बताएंगे, और यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी ड्यूटी है एक शिक्षक होने के नाते। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर 3 नंबर में है बी पंक्चुअल। तीसरा पॉइंट है कि यदि आप स्कूल जाते हैं, आप यदि लेट लतीफ़ होते हैं तो एक अच्छी छवि आपकी नहीं बनती। स्कूल टाइम पे पहुंचना है। एंड पार्टिसिपेट असेंबली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली बच्चे असेंबली में आते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, असेंबली में नहीं पहुंचते हैं। तो असेंबली में टाइम पर पहुंचना है और असेंबली की एक्टिविटी में भाग लेना है। बच्चे रो में सही ढंग से खड़े हैं कि नहीं, हाइट के अनुसार खड़े हैं कि नहीं, वह अपने सेक्शन के हिसाब से जो पंक्ति लगती है उसमें वह ढंग से खड़े हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि गए असेंबली में कहीं कोना में खड़ा हो गए, ये नहीं। बिल्कुल एक्टिविटी के साथ आपको भाग लेना है और असेंबली में पार्टिसिपेट करना है, टाइम पर जाना है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और
4 नंबर में मैं यहाँ पर मैंने दिया है कि नोटिस, गौर करना है, एंड गाइड, और पथ प्रदर्शन करना है, निर्देश देना है स्टूडेंट को, बच्चों को, फॉर एनी रॉन्ग एक्टिविटीज़ इन स्कूल कैंपस। यदि स्कूल कैंपस में यदि कोई बच्चा किसी तरह का यदि रॉन्ग एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले तो हमको गौर करना है, नोटिस करना है, और फिर उसको गाइड भी करना है, उसको समझाने का प्रयास। ऐसा नहीं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, जो मेरी घंटी जहाँ जिस क्लास में लगेगी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, ये बस मेरा बात ख़त्म हो गया। नहीं, बिकॉज यू आर अ टीचर एंड टीचर इज नॉट ओनली पोस्ट, दिस इज पद्धति। शिक्षक एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का एक तरीका है। तो यदि आप कुछ गलत देखते हैं तो आपको नोटिस करना है और बच्चों को समझाना है कि ये गलत है बाबू, ऐसा नहीं करो। जहाँ तक संभव हो सके उसे दूर करने का प्रयास करना है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फिर 5 नंबर में है टीच एंड क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है और उसके अंदर उत्पन्न करना है, उसके अंदर उत्पन्न करना है क्रिएटिविटी। वो चूँकि बच्चे के अंदर यदि क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, संरचनात्मकता उत्पन्न होगी, तो वह नए नए विषय वस्तु को सीख सकता है, अपने आप में एक नया चीज़ों का सृजन कर सकता है, निर्माण कर सकता है और वह समाज को बदलने का प्रयास कर सकता है। तो यह भी काफ़ी, ऐसा नहीं कि बच्चे को बस जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ा दिए, सिखा दिए, बात खत्म हो गया। वह खुद क्या सृजन कर सकता है फिर पढ़ी हुई बातों को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। फिर अगला है ट्राई टू डेवलप IQ एज वेल एज EQ अमंग स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों के अंदर IQ के साथ साथ EQ को डेवलप करने का प्रयास करना। ये IQ आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, और EQ मतलब इमोशनल क्वोटिएंट। क्योंकि ऐसा रिसर्च कहता है कि कोई बच्चा यदि सफल होता है अपने जीवन में तो उसमें जो है सो 25 से 30% जो है सो ही हाथ होता है IQ का, और 70 से 75% हाथ होता है EQ का। EQ इमोशनल क्वोटिएंट का मतलब है सामने वाले की भावना को समझना, उसके इमोशंस को समझना, उसके आव भाव, उसके रंग, व्यवहार, विचार, संस्कार को समझना। यदि हम सामने वाले के भाव को समझ पाते हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सीख होती है बच्चों में। चूँकि आज के दिन क्या होता है कि IQ के मदद से बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन EQ उसके अंदर डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण वो एक अच्छे ये अपने पद के साथ ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को IQ के साथ साथ जो है सो EQ को डेवलप करें। मोटिवेशनल स्टोरी के द्वारा, मोटिवेशनल एग्जाम्पल के द्वारा, मोटिवेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स के द्वारा, बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जिसके द्वारा हम उसके IQ को भी डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, चूँकि विद्यार्थी के साथ अधिक समय वह विद्यार्थी घर के मतलब स्कूल के बाहर अपने गार्जियन के देख रेख में बिताता है। यदि कोई बच्चा किसी तरह का मिसचिवियस करता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वह हमारी बात को नहीं समझ पाता है, या बच्चा रेगुलर रूप से स्कूल नहीं आ पाता है, या किसी भी तरह की ऐसी बातें होती हैं जिसमें गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो हमें निश्चित रूप से गार्जियन से कांटेक्ट करना है और उसकी समस्या को गार्जियन के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना है और उस बच्चे के साथ जो उत्पन्न समस्या है उसका समाधान करना है। तो ये 7 बातें हैं, ये हमारा साथ जो है सो ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है। यदि हम शिक्षक हैं, यदि हम अपने पद के प्रति ईमानदार हैं, तो हमें यह 7 बातों को अच्छा सा पालन करना चाहिए, तभी हम अपने दायित्वों को निर्वहन कर पाएंगे और अपने कर्तव्यों के साथ हम ईमानदारी बरत पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब निश्चित रूप से करेंगे और इसी तरह से धन्यवाद।